चल रहा। बहुत सारे मसले हैं जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी है। पहले परिचय आपका करा देता हूं। हमारे साथ है रजनीश अग्रवाल, जिनके दिन मुस्कुराहट जो चेहरे की है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, बीते 3-4 दिन से लगातार बढ़ रही है। और हमारे साथ है प्रभु पटेरिया, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। शुरुआत रजनीश जी से ही करते हैं। रजनीश जी, आज जो दिन भर घटनाक्रम चला, कैसे देखते हैं? और मतलब आपकी कितने इंच की मुस्कान और बढ़ी? देखिए, एक तो ये है कि सुबह से गुमराह मीडिया को करने का कांग्रेस के मंत्रियों ने, सरकार के जो मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री, उन्होंने ठान रखा और मीडिया गुमराह बेचारा। एक बड़ी ब्रेकिंग, रजनीश जी को रोकूंगा, एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर के एमपी से हर्ष चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे राज्यसभा के उम्मीदवार। हालांकि ये बिल्कुल तय था, पहले से प्रिडिक्ट किया जा रहा था, लेकिन अब अमल में आया। लिहाजा दर्शकों को बताना जरूरी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिल्कुल आज ही बीजेपी ज्वाइन की और आज ही उन्हें राज्यसभा का टिकट दे दिया। अभी से पहले तक जो गणित था वो बीजेपी सिर्फ एक सीट पर कंफर्टेबल दिख रही थी, लेकिन ये उठापटक हो गया तो 2 सीट पर बीजेपी कंफर्टेबल हो जाएगी, ये उम्मीद है भाजपा को। इसीलिए 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे, बीजेपी से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। और ये कहा भी जा रहा था कि उन्हें हो सकता है केंद्र में बड़ा पद दिया जाए। तो एक बड़ी ब्रेकिंग है, बड़ी खबर है ये। और हालांकि ये लगातार हम बता भी रहे थे कि सिंधिया जाएंगे केंद्र में और हो सकता है मंत्री बने। चर्चा की शुरुआत करते हैं। रजनी, इसी ब्रेकिंग पे बात करते हैं। ये अभी से पहले तक बहुत सारे नाम थे, शिवराज जी के भी थे, प्रभात जी के भी थे और भी जी के थे, अब महाराज जी के आ गए। देखिए, अगर ये जो कह रहे हैं आप, घोषणा हो गई है, क्योंकि दोपहर से ये नाम चल रहे थे लेकिन अधिकृत तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई थी। अगर आप कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, जैसा कहा जा रहा था, स्वाभाविक है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को पार्टी ने राज्यसभा में भेजना तय किया है। और दूसरा, हर्ष चौहान जी जो खुद आदिवासी नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी पहले रह चुके हैं, उन्होंने पानी पर बहुत काम किया है, शिवगंगा अभियान में जुड़े रहे, वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से लगातार काम करते रहे। इनके पिताजी भी सांसद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से ही, संघ के लगातार कई प्रकार के प्रकल्पों से जुड़े रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर इन दोनों को प्रत्याशी बनाया है तो सही निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझ के किया है। तो देख रहे होंगे आप, स्क्रीन पर चल रहा है कि एमपी से बीजेपी के 2 उम्मीदवार तय कर दिए गए राज्यसभा के लिए, हर्ष चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया। प्रभु पटेरिया का रुख करते हैं। प्रभु जी, पूरा जो घटनाक्रम चला बीते 2-3 दिन से, लग रहा है सरकार बचेगी, गिरेगी, क्या होगा? देखिए प्रवीण जी, जो अभी परिदृश्य जिस तरीके से 22 विधायक कांग्रेस के बाहर हैं, 19 तो बेंगलुरु में है, तो उससे लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार के बचने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन ये राजनीति संभावनाओं का खेल है, अंतिम वक्त तक क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। तो बचाने की कोशिश में कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी गिराने की पूरी कोशिश में। जिस तरीके से बीजेपी के नेता दावे कर रहे हैं कि सरकार तो गई, तो ये मान के चलिए कि, और सबसे बड़ा फैक्टर इसमें जो है वो जो निर्दलीय विधायक या जो पहले किस्त में गायब हुए थे विधायक, उनमें से एक ने भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता पर कोई आरोप नहीं लगाया। ये एक बड़ी बात है कि वो जो निर्दलीय है या बसपा सपा के हैं वो कहाँ जाएंगे। और यदि वो आरोप नहीं लगा रहे हैं उनको के जैसा, शेरा तो गए लेकिन साथ में, हाँ, तो शेरा को छोड़ दीजिए, शेरा ने भी आने के बाद सीधे कोई आरोप नहीं लगाए थे। बाद में जरूर उन्होंने कहा कि भाजपा वाले दबाव बना रहे हैं, लेकिन यदि बाकी उनको देखें तो उनमें से बाकी किसी की आवाज़ नहीं उठी है। तो इससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल मेजोरिटी की स्थिति में मध्य प्रदेश में आती दिखाई दे रही है। तो आप देख रहे होंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया स्क्रीन पर के राज्यसभा भेजे जाएंगे, एमपी के कोटे से, बीजेपी के कोटे से राज्यसभा भेजे जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये जब उन्होंने ज्वाइन किया था आज बीजेपी, तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही, बहुत क्लिष्ट और बड़ी उत्कृष्ट हिंदी में उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि कैसे जड़ता का माहौल जो है इस पार्टी में आने लगा था और कैसे उनको लग रहा था कि वो इस पार्टी में रह के देश सेवा नहीं कर सकते। ये बहुत दिलचस्प हो जाता है जब अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ एमपी में चुनाव का, और उस वक्त का एक नारा था जिसके आधार पर बीजेपी पूरा कैंपेन लड़ी थी। इधर शिवराज थे, उधर महाराज थे, और माफ़ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज। अब तत्काल ट्वीट आया, स्वागत है महाराज और साथ में है शिवराज। बड़ी जल्दी नारा बदल लेते हो आप लोग। नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक है, बदलना ही चाहिए। जब घर में कोई हमारे आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति नेता स्वीकार कर रहा है, तो हम क्यों नहीं गले मिलेंगे, तपाक से मिलेंगे, गले भी मिलेंगे, दिल भी मिलाएंगे। और वही काम किया है। जब हमारी रीति नीति नेता स्वीकार करके भाजपा कार्यालय में सदस्यता ले रहे हैं तो हम स्वागत भी ना करें।
ठीक बात है। और इसी तपाक से गले मिलने से याद आ गया, बशीर बद्र यहीं के शायर है, वो लिखते हैं कोई हाथ भी न मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। चंबल, ग्वालियर चंबल बहुत आसान आपको लगता है सिंधिया जी के लिए होगा? वह बहुत बड़े बड़े नाम पहले से मौजूद है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो बाहर से नेता आए हैं उनके लिए संभावनाएं तो बहुत छीन रही हैं। यदि पिछला इतिहास देखें तो बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पाए, यदि समाजवादियों को छोड़ दिया जाए तो, उनके अलावा बाकी नेता। तो सिंधिया के लिए संभावनाएं बहुत आसान नहीं है। लेकिन सिंधिया अकेले यहाँ पर, चूंकि उनका परिवार का बैकग्राउंड भी भाजपा से रहा है, 2 बुआ उनकी भारतीय जनता पार्टी में, तो उनकी और एक बड़ा कद है उनका, राज्य रजवाड़ों में बड़े संबंध है, तो भारतीय जनता पार्टी उनका उपयोग केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस के खिलाफ और रजवाड़ों के बीच में कर सकती है। लेकिन सिंधिया के साथ जो उनकी टीम जुड़ेगी उसके भविष्य को लेकर जरूर आशंका मुझे दिखाई देती है कि उनमें से ज़्यादातर लोग जो है वो उनका वही हश्र होगा जो उमा भारती के साथ गए लोग जो भारतीय जनता पार्टी में लौट कर आए उनके साथ हुआ है, वही स्थिति को वो प्राप्त होते दिखाई देंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे पीछे हमारे न्यूज रूम का एक जो पिलर है वो चुनाव के इलेक्शन के वक्त से लगा हुआ है, उसमें सिंधिया चमक रहे हैं। जो जितने 2 लोग अभी चर्चा में हैं इस पूरी सियासत में, वो तमाम चेहरे आपको दिख रहे होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी है, नरोत्तम मिश्रा एक बड़ा जिक्र उनके नाम का, क्योंकि एमपी की बीजेपी से लेके दिल्ली की, माफ कीजिए, एमपी की कांग्रेस से लेके दिल्ली की कांग्रेस के बड़े नेता तक कह रहे हैं सबसे बड़े साजिशकर्ता, इस पूरी साजिश के सूत्रधार। आज अभी वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, तब उन्होंने कहा कि हमारा क्या रोल है, और एक बात बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने कही कि अगर कोई मर रहा है हमारे सामने ही मरता हुआ दिख रहा है तो हम क्यों गोली मार के और हत्या का पाप लेंगे। और जब उनसे पूछा गया सरकार गिराने के मसले पर, ये क्यों आप लोग फिर ऐसे बच रहे हो कि हम नहीं गिरा रहे, कौन गिरा रहा है फिर सरकारी? अरे कांग्रेस के विधायक गिरा रहे हैं भाई, आपको अभी भी संशय है क्या? अच्छा। और जो सज्जन सिंह वर्मा जी कह रहे हैं, जो पहले मैं कह रहा था कि उनके बहलावे में फुसलावे मत आइए, सज्जन सिंह वर्मा जी बेंगलोर गए कि नहीं गए पहले ये पता लगाइए। ये बात ये हम भी कह रहे हैं, सज्जन सिंह वर्मा का डाउट है कि वो बेंगलोर गए। हाँ, इसीलिए वो इनके यहाँ थे, वो उनके यहाँ थे, पर बाद में वीडियो आ गए धड़ाधड़, सबने अपनी स्पष्टता बता दी। और इसीलिए क्योंकि ये कांग्रेस का विद्रोह जिसको बारे में हम लगातार कहते रहे वो हुआ है, और स्वाभाविक है सबसे बड़े हितग्राही हम ही होंगे विपक्ष के नाते, और उतनी बड़ी संख्या में विधायक होने के नाते तो डाउट हमारे ऊपर होता है, क्योंकि लाभ हमें मिलना है सरकार बनाने का, इसलिए डाउट करते। इसलिए दोष आपका नहीं है, दोष इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि हितग्राही हम ही हैं। प्रभु पटेरिया, ये इतने सारे नाम यहाँ पर पहले से हैं और स्वाभाविक दावा, ये वास्तविक हितग्राही जो हैं बतौर सीएम वो शिवराज सिंह चौहान दिख रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस के आरोपों में सच्चाई है कि पूरा मूल साजिशकर्ता नरोत्तम है तो उनका दावा बनता ही है। फिर और भी लोग जो अभी सिंधिया जी के आने से असहज हुए होंगे वो सोच रहे होंगे भाई हम हमें एमपी में ही रख दो, हम एमपी में ही बन जाते हैं। आपको लगता है कि अगर मान लीजिए संभावनाओं पर हम बात कर रहे हैं, अगर बनी गवर्नमेंट तो सीएम कौन होगा बीजेपी? देखिए, पहला नाम तो शिवराज सिंह चौहान का ही है, स्वाभाविक दावेदार हैं, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और बहुत मामूली अंतर से भारतीय जनता पार्टी को पराजय मिली थी और लगातार शिवराज मध्य प्रदेश में फोकस किए हुए हैं। नरोत्तम मिश्रा का जैसा दावा आप कह रहे हैं और नरोत्तम जैसा कह भी रहे हैं, करते दिखाई दे रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वो भी बड़े प्रबल दावेदार हैं। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते गोपाल भार्गव की भी हसरतें होगी, वो कई बार कह चुके हैं कि मैं मुख्यमंत्री होता यदि सरकार आती तो स्वाभाविक तौर पर उनका भी दावा है। इसके अलावा एक नरेंद्र सिंह तोमर का नाम है, केंद्रीय मंत्री हैं वो, यदि यहाँ कहीं समझौता नहीं होता है किसी एक नाम पर तो शायद वो नाम दिल्ली से आ सकता है। कैलाश विजयवर्गीय जैसा नाम है। तो भारतीय जनता पार्टी में अभी बहुत अंतर विरोध है मुख्यमंत्री पद को लेकर, और जिस तरीके से कल विधायक दल की बैठक हुई थी उसको लेकर एक खबरों का बाजार गर्म हुआ था कि शिवराज सिंह चौहान को नेता प्रतिपक्ष चुना जा सकता है। बाकी लोग एकजुट होने लगे थे। नरोत्तम के घर पर संजय पाठक पहुंच गए थे, क्योंकि वो भी बड़े रणनीतिकार हैं इस पूरे मामले में। तो ये जरूर देखने वाली बात होगी कि जब सरकार बनती है, मुख्यमंत्री या नेता चुनने की बात आती है, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी में वही स्थिति होगी जो अभी फिलहाल कांग्रेस में दिखाई दे रही है। लेकिन भाजपा के लिए एक फायदे की बात यह है कि वो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, कार्यकर्ता आधारित दल है, और ऊपर बुजुर्ग परिवार के बुजुर्ग संघ के लोग वो दादा दादी की तरह खटिया बैठ रहे थे, डांट देते हैं, वो डांट देते हैं, वो जो निर्देश देते हैं वो बाकी लोग मान लेते हैं। तो शायद वो स्थिति यहाँ पर आ जाए और जो भी एक नाम होगा वो मुख्यमंत्री होगा। एक बात जरूर करेंगे हम, वो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, सिंधिया के आज की ज्वाइनिंग से सीधे मुताल्लिक है वो ये कि ग्वालियर चंबल संभाग में सियासत 2 पक्ष में चलती थी।
या तो महल के पक्ष में या महल के खिलाफ अभी तक लगातार। तो जो महल के पक्ष वाले लोग हैं वो दम से महल की खिलाफत करते, बाकियों खिलाफत करते थे। जो महल के खिलाफ लोग हैं वो दम से महल की खिलाफत करते थे। अब तो महल एक ही हो गया बीजेपी का। अब कांग्रेस बची वहां क्या? और जो वो लोग हैं निचले संगठन के लोग, सिंधिया तो चलिए दिल्ली पहुंच जाएंगे, वो फिर क्या करेंगे बेचारे वो लोग? देखिए स्वाभाविक है, क्योंकि पहले जैसा दौर हुआ करता था कि महल पूरा जनसंघ में हुआ करता था। ये तो कांग्रेस के जिस प्रकार से अत्याचार इस परिवार पर रहे वो किसी से छिपे हुए नहीं है। चाहे इनकी दादी राजमाता के साथ हो, चाहे माधवराव जी के साथ उपेक्षा और अपमान तिरस्कार का मामला हो, या इनके साथ हुआ हो। इन्होंने विधानसभा चुनाव के वक्त नहीं दिखा कि सिंधिया के साथ अत्याचार हो रहा, मदद करें, उन्हें जिताएं। बिल्कुल प्रवीण जी, आप और हम दोनों गवाह हैं इसी चैनल पर, और आपके चैनल ने जो तमाम प्रकार के सर्वे किए थे आपने दिखाए थे। कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट इसी चेहरे पर पड़े थे, आपने बताया था। तो उपेक्षा किसने की? उपेक्षा करने वाली कांग्रेस पार्टी थी। कि आप जिस चेहरे पर वोट ले रहे हो उसको धुतकार रहे हो, उसकी उपेक्षा और तिरस्कार कर रहे हो इस कदर कि उसको तमाम बयान भाषण ट्वीट करना पड़े और उसके बावजूद भी उसकी ना सुनी जाए। और ये आपके चैनल पर मैं कई बार देखा हूं कि आपका चैनल भी अगर कई बार चर्चा सिंधिया जी के बारे में होती तो जनता में लाइकिंग बढ़ती थी। ठीक बात है, बिल्कुल सहमत हूं। तो ये कांग्रेस समझ में नहीं आती कांग्रेस। इससे सहमत हूं मैं। सिंधिया की अपील है और एक वजह यह भी है, डिजिटल में भी सिंधिया की अपील बहुत है, और शायद ये वजह होगी कि जो डिजिटल का टारगेट ग्रुप है वो कम एज का है और उस एज ग्रुप में सिंधिया की ग्राह्यता बहुत ज्यादा है। एक और दर्शकों को याद होगा कि बीजेपी बहुत लंबे वक्त से सिंधिया जी के जख्म पर मलहम लगाने का काम करती रही है। लगातार ऐसे चुनाव होने के बाद से सिंधिया पर बड़े हमले नहीं हुए। ये लगता है कि दाना इन्होंने पहले से ही डाल रखा था। हर नेता जो भी बैठता था वो कहता था गलत हुआ है सिंधिया जी के साथ, उनके नाम पर वोट मिला और वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ की पुचकार ये उसी वक्त से लगा रहे थे। बिल्कुल प्रवीण जी, आप सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद थी कि यदि कांग्रेस में कहीं बगावत या विद्रोह की स्थिति बनती है तो सिंधिया खेमे से बनेगी। इसलिए लगातार वो दाना डाल रहे थे। जो आग थी उनके अंदर, जो नाराजगी का गुस्सा था, उसको भड़काने की कोशिश तमाम भाजपा के नेता लगातार करते रहे और उसका परिणाम सामने दिखाई दे रहा है कि सिंधिया खेमे के यदि 5-6 मंत्री सरकार में जो मंत्री हैं, उम्मीद की जाती है जो मंत्री बन जाता है वो संगठन या मुख्यमंत्री के साथ होता है, लेकिन 5 मंत्री यदि गायब हैं तो ये बड़ी बात है कि विद्रोह कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर घर कर रहा था लोगों के दिलों में। तो ये जरूर है कि भाजपा ने उसको भड़काने का काम किया और मौके का पूरा फायदा उठाया। ये ताक में तो शायद शुरू से थे, जिस तरीके से गोपाल भार्गव कह रहे थे, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान कहते थे कि सरकार कभी भी गिरा देंगे, लेकिन सही मौके का इंतजार थे और मौका सिंधिया की जो राज्यसभा चुनाव के मौके पर जो नाराजगी आई वो इनको मिल गया। इनने उस मौके को भारतीय जनता पार्टी ने भुना लिया। अब भले ये दूर बैठकर कहते रहें कि हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है, इनकी अंतर्कलह है, लेकिन पूरे इसके पीछे यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि स्वाभाविक लाभ भी इसी को मिल रहा है। तो प्रभु पटेरिया जी की बात को अगर क्रिकेट की भाषा में डिकोड करें तो अगर एक बॉल में 6 रन चाहिए तो बिना मैच फिक्सिंग के सामने वाला बॉलर जब तक उस तरह की गेंद नहीं देंगे तो सिंधिया बाउंड्री से बाहर उसे कर नहीं पाते। प्रभु पटेरिया उसे इस तरह से परिभाषित कर रहे हैं। दर्शक जो अभी हमारे साथ नए जुड़े उनको बता दूं मैं कि सिंधिया को राज्यसभा का टिकट दे दिया गया है एमपी से, बीजेपी के कोटे से। हर्ष चौहान भी हैं। आज ही सिंधिया जी ने पार्टी ज्वाइन की है। आज ही उन्होंने अपना दुपट्टा भी बदल दिया केसरिया। 5 साल तक जयपुर चलते हैं एक बार, जयपुर से कुछ इनपुट है हमारे तो पास। आप देख सकते हैं जो विधायक हैं वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन सियासत का अपना एक रवायत है। वहाँ बीजेपी जो संकट चल रहा है उसको लेकर के विधायकों से हम और कुछ विधायक यहाँ मौजूद है, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे एमएलए साहब, जिस तरह का संकट मध्य प्रदेश में राजनीति में आया, महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में, क्या सरकार बच पाएगी? बिल्कुल निश्चित बच पाएगी। ये स्थिर सरकार है और आने वाले समय में जब विधानसभा में हम फ्लोर टेस्ट में पास होंगे और ये कमलनाथ जी की सरकार है। कितने दिन रहेंगे? हम 3 दिन रहेंगे, लगभग 3 दिन यहाँ रहेंगे। तो आप देख सकते हैं विधायकों का कहना है 3 दिन तक यहाँ पर ये विधायकों को रखा जाएगा। कुछ और विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एमएलए साहब, कितने दिनों के लिए आपको लाया गया और सरकार कितनी सेफ मानते हैं आप? सरकार पूरी 5 साल करेगी। 5 साल के बाद आने वाले भी वो 10 साल तक रहेगी। कमलनाथ की नेतृत्व में कोई खतरा नहीं है। आम तो आए हैं हमारे राजस्थान में। भूरिया जी, कांतिलाल भूरिया, ये वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश के, हमारे साथ मौजूद हैं। भूरिया साहब, यहाँ पर विधायकों को लाया गया है, कितने दिन रुकेंगे? तो ये आप देख रहे होंगे तस्वीर, ये यहाँ से भोपाल से ही गए हैं ये सारे लोग और ये लगातार
बोल भी रहे हैं। हम जो बेंगलोर से खबरें आ रही, महत्वपूर्ण यह है कि ये तो कल से यहाँ साथ में थे ये एमएलए, और ये जयपुर भी साथ हैं, तो इसमें कुछ ऐसा नया दिखता नहीं है। वो जो यहाँ बोल रहे थे वही जयपुर से बोल रहे हैं। लेकिन ठीक है, टी यूनिट बदल जाती है तो उत्साह भी बदल जाता है। हम बेंगलोर पर ज्यादा इसलिए नजर रखनी चाहिए क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि बेंगलोर में जो सिंधिया समर्थक एमएलए हैं वो आ सकते हैं टूट के। कांग्रेस दावा कर रही, कमलनाथ भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग उनके संपर्क में हैं, लेकिन उनके वीडियो लगातार आ रहे हैं। हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं, लगातार एक एक करके उनके वीडियो आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वो किसी तरह के दबाव में नहीं है, बल्कि वो सिंधिया जी के साथ हैं। कुछ लोग महाराज संबोधन दे रहे हैं, अधिकतर लोग महाराज संबोधन ही दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, उनके हर निर्णय में साथ हैं। सुनवा देते हैं आपको कुछ जो वीडियो वहां से आए हैं बेंगलोर से। परम श्रद्धेय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो निर्णय लिया है, वो किसी भी पार्टी में, चाहे बीजेपी में जाएंगे तो यहाँ 22 के 22 विधायक सब एक साथ हैं और सब स्वेच्छा से आए हैं, किसी के दबाव में नहीं है, कोई किसी के संपर्क में। सिंधिया जी जो निर्णय करेंगे उनके हर निर्णय में पूरे 22 विधायक उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ था, आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ हूँ, आगे भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ रहूंगा। और जो हम लोगों ने 22 लोगों ने इस्तीफा दिए, सबने अपनी अपनी स्वेच्छा से रिजाइन किया। हम लोग सब एकत्रित हैं, यहाँ रुके हुए हैं, करीबन 22 विधायक हैं। चूंकि ये सरकार जब से बनी, ये सरकार श्रीमंत महाराज साहब की ताकत और लोगों की भावना पे बनी। आज लोगों की भावनाएं खत्म की कांग्रेस ने, इस कारण ये स्थिति उत्पन्न की। कल से लगातार मैं टीवी में देख रहा हूं कि कोई विधायक उनके संपर्क में है। मैं दावे के साथ कहता हूं, यहाँ 22 के 22 विधायक एक भी उनके संपर्क में नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। हम लोग सब सिंधिया जी के साथ हैं, महाराज के साथ हैं, और महाराज ने जो निर्णय लिया है वो जनहित में लिया है, जन भावनाओं के प्रतीक लिया है। निश्चित रूप से पूरी ताकत से हम लोग महाराज के साथ हैं। जो निर्णय महाराज ने लिया है उसका हम स्वागत करते हैं, पूरी ताकत से साथ देंगे। अभी क्या कर रहे हैं ये लोग कि कुछ विधायकों के पुलिस से कार्रवाइयाँ, कुछ उल्टी सीधी कार्रवाई करा रहे हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग कतई डरने वाले नहीं हैं, पूरी ताकत से महाराज के साथ हैं, और जो निर्णय महाराज लेंगे पूरी ताकत से उनके साथ रहें। बिल्कुल सुनवाई नहीं थी। हम सबसे ज्यादा परेशान थे उस पार्टी में रहकर, जिस पार्टी से आज हम त्याग पत्र देकर श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ खड़े हुए। कि गद्दारी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने नहीं की, उनके साथ गद्दारी कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी ने की है। ये जानते हुए कि सिंधिया जी की मेहनत ने मध्य प्रदेश में 15 साल बाद सरकार बनाई है, और उस व्यक्ति को इतना उपेक्षित करना, उनके लोगों को उपेक्षित करना। एक और जहां आप बात करते हो कि खजाना खाली है, और दूसरी तरफ 12,000 करोड़ के काम छिंदवाड़ा की कॉन्स्टिट्यूंसी में किए जाते हैं। क्या बाकी विधायक और बाकी मंत्री क्या झक मार रहे हैं? क्या हमारी उपेक्षा नहीं है? क्या मध्य प्रदेश में जनता के साथ छलावा कांग्रेस ने नहीं किया? 10 दिन का कर्ज माफी का जो ऐलान किया था, क्या हुआ उसका? हम पूछना चाहते हैं। आज हम क्षेत्र में जाते हैं तो जनता हमसे पूछती है, कर्ज माफी का क्या हुआ? भ्रष्टाचार रोकने का क्या हुआ? व्यापम का क्या हुआ? ये सारी बातें अब हम जिस भी पार्टी में आदरणीय महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जाएंगे, उसके माध्यम से हम उनके साथ जाएंगे। 20 के 20 पूरी तरीके से हम एक हैं, और किसी प्रकार का संपर्क, और जो टीवी हम देख रहे हैं, और मैं अपने विधायक भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी नेस्तनाबूद हो जाएगी मध्य प्रदेश के अंदर। बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो बेंगलोर आए हुए हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भोपाल के संपर्क में हैं या किसी के संपर्क में हैं। हम लोग किसी के संपर्क में नहीं है, और सब स्वेच्छा के साथ यहाँ आए हुए हैं। और सारे विधायक 22 विधायक करीब हैं, और 23 और हमारे संपर्क में हैं। सारे लोग यहाँ अपने मन से आए हैं, और सारे लोग सिंधिया जी के साथ हैं। उनके निर्णय से खुश हैं कि जो देश हित में वो निर्णय ले रहे हैं, जो राष्ट्र हित में निर्णय ले रहे हैं, वो सोच समझकर ही ले रहे होंगे। और हमारे बहुत से साथी जो मैंने देखा एयरपोर्ट पर कि जो जयपुर गए हैं, वो कह रहे हैं कि हम संपर्क में हैं। तो मैं
स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये भ्रम फैलाने वाली बात है। कोई किसी संपर्क में नहीं, सब खुश हैं। हाँ, जो लोग जयपुर गए हैं वो विधायक जरूर हम लोगों के संपर्क में है और वो कह रहे हैं कि हम लोगों को साथ क्यों नहीं ले गए, हम यहाँ। तो ये मंत्री आपने सुने, ये सब सिंधिया समर्थक मंत्री हैं और इनमें श्रम मंत्री भी हैं सिसोदिया, जिनका एक भाषण बड़ा चर्चित हो गया था कि घने काले बादल तो तभी छाएंगे एमपी की सियासत में जब महाराज साहब का अपमान होगा। तो जाहिर सी बात है आज महाराज साहब के समर्थन में उनके वीडियो आए तो किसी को हैरत होनी नहीं चाहिए। हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव हैं विधानसभा में, विधानसभा के प्रमुख सचिव उनके साथ हैं। शरद, उन तक तो खबर पहुंची गई होगी, सत्र शुरू होने वाला है, क्या वो पब्लिकली बता सकते हैं? जरा उनसे थोड़ा बात करिए। हाँ बिल्कुल, देखिए हमारे साथ इस वक्त विधानसभा के जो प्रमुख सचिव हैं एपी सिंह जी वो मौजूद हैं। सर, ये जो पूरा स्थिति अभी बनी हुई है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो अभी तक जो बजट सत्र 16 तारीख से शुरू हो रहा था, राज्यसभा के नॉमिनेशन की जो तारीखें घोषित हो चुकी हैं, सत्र में अभी किसी तरीके का कोई संशोधन या तारीखों में ऐसी कोई संभावना क्या लग रही है? नहीं, अभी तो यथावत है, अभी कोई ऐसी और जो कोई जानकारी नहीं है। सत्र की जो सूचना जारी हुई है उसी हिसाब से अभी कार्यक्रम निर्धारित है, बजट सत्र है और उसी हिसाब से प्रक्रिया निर्धारित है। सर, लेकिन जो विधायक के करीब 22 विधायकों ने अपने इस्तीफे भेजे हैं विधानसभा सचिवालय को, उनको लेकर आज की तारीख में क्या स्थिति है? देखिए, ये एक प्रक्रिया रहती है, क्योंकि विधानसभा की नियमावली के तहत सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। तो जो आए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय को दिए गए हैं, अध्यक्ष जी उस पर विचार करेंगे और वो सुनिश्चित करेंगे कि ये जो है निष्पक्ष रूप से या सही प्रक्रिया में दिए गए हैं, तो उस पर वो निर्णय लेंगे। जब निर्णय होगा उसके बाद फिर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, अभी जैसे राज्यसभा की जो वोटिंग होनी है उसके हिसाब से जो 58 वोट चाहिए एक सीट के लिए वो गणित था। अगर ये 22 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार हो जाते हैं तो फिर क्या स्थिति रहेगी? कितने वोट चाहिए होंगे एक सीट के लिए? देखिए, राज्यसभा की जहाँ तक स्थिति है तो राज्यसभा के लिए जो प्रत्याशी निर्वाचित होंगे उनके लिए जो कोटा निर्धारित होता है उसका आधार है कि कुल जो बैलेट वोट वहाँ पोल किए जाएं। संख्या तो एक मोटा अंदाज के लिए रहती है, लेकिन वास्तु स्थिति ये है कि जितने माननीय विधायकगण वहाँ वोट करेंगे उसके आधार पर ये कोटा निर्धारित होगा कि उन तीनों सीटों के लिए कितना मिनिमम वोटों की आवश्यकता है। तो वो उस समय तय होगा यदि इस्तीफे स्वीकार होते हैं या अस्वीकार होते हैं। अभी तो चूंकि विचाराधीन है, कोई निर्णय हुआ नहीं है, उस समय जो स्थिति होगी उसके हिसाब से कोटा कम हो जाएगा। अभी 58 आप बता रहे हैं, उसके कम हो जाएगा। यदि कोई जरूरी नहीं कि मान लीजिए इस्तीफे स्वीकार ना हो, यदि माननीय सदस्य कोई वोट देने नहीं आते हैं तो उस दृष्टि से भी कोटा सुधार हो जाएगा, यानी कम मतों की आवश्यकता होगी एक प्रत्याशी को जीतने के लिए। अच्छा सर, ये जो इस्तीफे हैं वो कब तक होल्ड किए जा सकते हैं? अगर विधानसभा सचिवालय के पास आ गए हैं तो उनको जब तक वो सामने ना आ जाएं सदस्य, या इनकी कोई लिमिट भी है कि 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन तब तक होल्ड कर सकते हैं? देखिए, ये माननीय अध्यक्ष जी का विवेकाधिकार रहता है, तो वो देख करके ये सुनिश्चित करते हैं, उसका परीक्षण करने के लिए एक रीजनेबल टाइम उनको मिलता है। लेकिन यथाशीघ्र वो उस पर निर्णय लेंगे निश्चित तौर पर। वो भी उस पर सारे चूँकि काफ़ी संख्या में हैं, इसलिए उन सारी चीज़ों की परिस्थितियों का वो संज्ञान ले रहे हैं और वो सुनिश्चित करेंगे कि ठीक है, निर्धारित प्रक्रिया में है, नियमानुसार हैं, तो उस पर वो निर्णय शीघ्र लेंगे। अच्छा सर, एक जानकारी ये भी आ रही थी कि हो सकता है कि विधानसभा का विशेष सत्र हो जाए, ऐसी कोई सूचना किसी भी पार्टी की तरफ से सचिवालय को मिली है अभी तक? नहीं, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली। अभी तो जो हमारा पूर्व से निर्धारित सत्र है 16 तारीख से, वही बजट सत्र निर्धारित किया गया है। तो ये हैं एपी सिंह साहब जो बता रहे हैं कि विधानसभा की जो स्थिति है या जो कार्रवाई है अपने नियम और प्रक्रिया के तहत चल रही है। जो 16 तारीख से बजट सत्र था वो यथावत है, उसमें अभी तक आज की तारीख तक भी यही है कि होगा क्या और कैसे होगा। बहुत तकनीकी मसलों पर शरद ने बात की और अभी वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो इन मेहमानों से भी चर्चा करेंगे और उसके बाद अपने दर्शकों को ठीक तरह से समझाएंगे भी कि शरद ने पूछा क्या और क्या हो सकता है आगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के दिखाए हुए रास्ते पर, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी पूर्व अध्यक्ष के दिखाए हुए रास्ते पर और हजारों सैकड़ों करोड़